हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चंद्रकांता संतति के भाग 3 का आखिरी भाग। थोड़ी देर बाद वे दोनों सेवक माधवी को नीचे पहुंचाकर वापस लौट आए और हाथ जोड़कर उन दोनों के सामने बैठ गए। अब सुनाओ, तुम दोनों के साथ क्या गुजरा, कामनी ने अपने उन सेवकों से पूछा। तब उनमें से एक सेवक ने कहा, हम दोनों यहाँ से जाकर माधवी की तलाश करने लगे, मगर उसका गयाजी और राजगृह के इलाकों में कहीं पता न चला। तब हार कर हम रोहतासगढ़ किले के पास पहुँचे और पहाड़ के चारों ओर घूमने लगे। एक दिन रोहतासगढ़ की पहाड़ी के ऊपर घूमते घूमते एक गुफा के द्वार पर जा पहुँचे, जहाँ कई आदमियों की आवाज़ें सुनकर एक झाड़ी में छिप गए। अनुमान से मालूम हुआ कि वे लोग कई आदमी हैं और साथ एक औरत भी है। तभी हमें उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने साथियों से कह रही थी कि तुम लोगों का काम चाहे जब हो, मगर मेरा तो काम आज हो जाएगा। माधवी और तिलोत्मा को मैंने खूब धोखा दिया है। आज उसी कब्रिस्तान की राह उन दोनों को तहखाने में ले जाऊंगी। उनकी बातों से हम लोगों ने पहचान गए कि वे लोग धनपति जी के सिपाही थे और उनके साथ वाली औरत चमेली थी। ये धनपति कौन है? इंद्रजीत ने पूछा। उसे आप नहीं जानते, पहले इनकी कहानी सुन लीजिए, फिर मैं आपको सब बता दूंगी, कामनी ने उत्तर दिया। फिर उससे आगे की कहानी दूसरे सेवक ने सुनाई। थोड़ी देर बाद चमेली वहाँ से रवाना हुई। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे छिपते हुए चलने लगे और उस कब्रिस्तान के पास पहुँच गए जो तहखाने का गुप्त दरवाज़ा है। उसी समय माधवी और तिलोत्मा भी वहाँ आ गई और वे तीनों औरतें उस कब्रिस्तान के रास्ते तहखाने घुस गईं। हम दोनों एक ओट में छिपे उन तीनों के लौटने का इंतज़ार करने लगे। फिर सुबह बीती, दोपहर गुजरी और शाम भी बीत गई, लेकिन उन तीनों में से कोई वापस नहीं लौटा। आखिर में हम दोनों ने भी तहखाने में जाने का निश्चय किया और अंधेरा होते ही हम दोनों भी तहखाने में घुसने के विचार से कब्रिस्तान में पहुंच गए। तभी उस तहखाने का दरवाज़ा खुला और चमेली हमें आती हुई दिखाई दी। हम दोनों को भी चमेली ने देख लिया था, लेकिन वह उस समय इतनी घबराई हुई थी कि एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी और एक दिशा में भागती चली गई। उसके हाथ में उस वक्त खून से सना हुआ एक छुरा लगा था। हमने भी उसे टोकना उचित नहीं समझा। हम एक कब्र की आड़ में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने दूर से राजा वीरेंद्र सिंह के जासूस पंडित बद्रीनाथ को आते देखा। वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उसी क्षण तहखाने के अंदर से तिलोत्मा निकली, तो बद्रीनाथ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद तहखाने का बूढ़ा दारोगा बाहर निकला और बद्रीनाथ से बातें करने लगा। उनकी बातें हमें स्पष्ट तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उनकी बातों से हमें ये पता चल गया कि तहखाने में कोई खून हुआ है। उन्होंने तिलोत्मा को पकड़ रखा था, लेकिन हमें विश्वास हो गया था कि तहखाने में जो खून हुआ है वो तिलोत्मा ने नहीं, चमेली ने किया है। तिलोत्मा बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद बद्रीनाथ और वह बूढ़ा दरोगा तिलोत्मा को पकड़कर तहखाने के अंदर ले गए। हम लोगों को भी उनके जाने के कुछ देर बाद उस तहखाने में घुसने का मौका मिल गया। कई कोठरियों में घूमने और देखने के बाद हम लोगों ने तिलोत्मा को एक खंभे से बंधा देखा। फिर हम्माम वाली कोठरी में माधवी को पड़ा देखकर हम लोग बड़े खुश हुए और उसे उठाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ और किस पर क्या गुजरा, हमें नहीं मालूम। उस सेवक से पूरी बात सुनने के बाद कामनी ने कहा, फिर तो वहाँ के नियम के अनुसार तिलोत्मा की बलि दे दी गई होगी। उसके बारे में हमें नहीं पता मालकिन, एक सेवक बोला। तभी एक सेविका नीचे से दौड़ी हुई आई। तारा आ गई मालकिन, वो तालाब के बाहर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। कुमार, मुझे तारा को लाने के लिए नाव लेकर जाना होगा। हाँ हाँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं कुंवर साहब, मैं सेवकों को तालाब के बाहर भी छोड़ाऊँगी और उसे लेती भी आऊँगी। और फिर कामनी उन दोनों सेवकों को नाव में बैठाकर वहाँ से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वह तारा को लेकर पहुँची, तो तारा इंद्रजीत सिंह को देखकर चौंक पड़ी। ओह, तो कुंवर इंद्रजीत सिंह यहाँ विराजमान हैं? हाँ, मैं बहुत दिनों से यहीं था और तुम्हारे आने की राह देख रहा था, ताकि किशोरी की कोई खबर मिल सके। किशोरी की कुछ ना पूछिए कुंवर साहब, वह इस समय बड़े संकट में है। क्यों, क्या हुआ उसको? ज़रा बैठकर मुझे सब बातें बताओ तारा। ये समय बैठने का नहीं है कुंवर साहब। अगर आप किशोरी की जान बचाना चाहते हैं तो तुरंत आपको मेरे साथ हथियारों से लैस होकर चलना पड़ेगा। कामनी जी, आप भी अपने कुछ आदमी साथ ले चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं तारा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं भी तैयार हूँ चलने के लिए। फिर कुछ ही देर में वह तीनों तारा के कहे अनुसार तैयार होकर हथियारों से लैस होकर घोड़ों पर सवार हो घने जंगल की ओर चल पड़े। उधर शेर सिंह देवी सिंह को साथ लेकर
कुंवर इंद्रजीत को छुड़ाने के लिए रोहतासगढ़ से रवाना हुए। शेर सिंह को इंद्रजीत का तो पता लग गया था, लेकिन उन्हें तालाब और उसके बीच में बने मकान के गुप्त भेदों की कोई जानकारी नहीं थी। चलते चलते वे दोनों एक छोटे से टीले पर पहुंचे कि अचानक दूर मैदान में चले आ रहे कुछ घुड़सवारों को देखकर शेर सिंह चौंक पड़ा और बोला, हम लोग अच्छे मौके पर पहुंचे हैं देवी सिंह। वो देखो, कुंवर इंद्रजीत सिंह और वह औरत जिसने कुंवर साहब को अपने चंगुल में फांस रखा है, घोड़े पर सवार इसी तरफ चले आ रहे हैं। अरे हाँ, अपने कुंवर ही हैं, लेकिन उनके साथ ये घुड़सवार कौन है? शेर सिंह उसी औरत के आदमी लगते हैं। बेचारे इंद्रजीत सिंह को क्या पता कि ये उनकी दुश्मन है। चाहे कुछ हो, इन लोगों को रोकना चाहिए। लेकिन सबसे आगे तो एक औरत घोड़े पर सवार आ रही है, शायद वह उन लोगों की पथ प्रदर्शिका लगती है। बेशक, तभी तो सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें पहले उसी को रोकना चाहिए, मगर उसके घोड़े की चाल तो बहुत तेज़ है। चाल तेज़ है तो क्या हुआ, हम बीच में अड़कर खड़े हो जाएंगे और मौका पाते ही घोड़े की लगाम थाम लेंगे। इतना कहकर देवी सिंह शेर सिंह जल्दी से पहाड़ी के नीचे उतर गए और बीच रास्ते में अड़कर खड़े हो गए। तारा का घोड़ा रास्ते में आदमियों को खड़ा देखकर पहले तो झिझका और फिर आड़ देखकर उनके बगल से होकर निकलना चाहा, लेकिन उसी समय देवी सिंह ने फुर्ती से उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। तारा का घोड़ा विवश होकर रुक गया और उसके पीछे आने वालों को भी रुकना पड़ा। कुंवर इंद्रजीत सिंह शेर सिंह को तो नहीं जानते थे, मगर देवी सिंह को उसने तुरंत पहचान लिया और बोला, चाचा जी, इस समय आप हम लोगों को ना रोकिए और हमें जाने दीजिए। बेचारी किशोरी बड़ी मुसीबत में है। कुंवर साहब, यह औरत धोखेबाज और मक्कार है जिसके साथ आप जा रहे हैं, देवी सिंह ने कहा। नहीं नहीं, आपको ज़रूर कोई धोखा हुआ है चाचा जी। ये तो बड़ी नेक और हमदर्द है मेरी। उसी क्षण कामनी आ गई और देवी सिंह से बोली, यदि आपको कुमार साहब या मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप दोनों हमारे साथ चलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए कि हम आपके दुश्मन हैं या दोस्त। मुझे आपका ये सुझाव पसंद आया। हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। अगर आप हमारी दोस्त हुई तो हम आपके हर काम में मदद करेंगे, वरना। देवी सिंह की बात पूरी होने से पहले ही कामनी ने अपने दो सवारों को घोड़ों से नीचे उतर जाने का इशारा किया। दोनों सवार कामनी का इशारा पाते ही नीचे उतर पड़े। उनके बदले शेर सिंह और देवी सिंह घोड़ों पर सवार हो गए और फिर उसी तरह सफ़र शुरू हुआ। रात बीत चुकी थी और दिन का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। चलते चलते देवी सिंह ने पूछा, अब और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर और, वैसे हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच चुके हैं। तारा ने उत्तर दिया और फिर घोड़ा रोक कर वह चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगी। उसके बाद वह फिर अपना घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। उसके पीछे पीछे सब लोग चल पड़े। आधे घंटे के सफ़र के बाद वे लोग उस जगह पहुंचे जहां धनपति ने किशोरी को जलाकर मार डालने के लिए चिता तैयार की थी। लीजिए, यही वो जगह है जहां धनपति ने किशोरी को जलाकर मार डालने के लिए चिता तैयार की थी। वहां चिता से कुछ दूरी पर कुछ लाशें भी पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वे सब चौंक पड़े। अरे, यहाँ तो बहुत खून खराबा हुआ है। तभी उन लाशों के बीच पड़े एक व्यक्ति पर जब तारा की नज़र पड़ी, अरे ये तो धनपति का नौकर है। इसका मतलब है कि धनपति यहाँ आई थी। इन लाशों को देखकर लगता है कि उसकी किसी से लड़ाई ज़रूर हुई है। अब पता नहीं कि उस लड़ाई का परिणाम क्या निकला। धनपति गिरफ्तार हो गई या बचकर भाग निकली, और किशोरी किसके कब्ज़ों में पड़ गई। ये झगड़ा आपके लोगों से तो नहीं हुआ? नहीं, इन लाशों में हमारे किसी आदमी की लाश नहीं है। फिर सब लोग इधर उधर घूमकर लाशों को देखने लगे। तभी देवी सिंह एक ऐसी लाश के पास पहुंचे जिसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, लेकिन उसके बदन में कई घाव हो रहे थे और कपड़े खून से रंगे थे। आह! ये देखो कुमार, इस आदमी में भी अभी जान बाकी है। अगर ये बच जाए तो इससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। उसके बाद उस घायल व्यक्ति का उपचार किया गया। किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी तो किसी ने उसे दवा पिलाई। आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति की हालत संभली, मगर वह कामनी को देखकर दहशत से कांप उठा। तुम डरो नहीं बांकेलाल, मैं वायदा करती हूँ कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की यातना नहीं दूंगी, मगर तुम्हें मेरी बातों का सही सही जवाब देना होगा। पूछिए। क्या धनपति किशोरी को लेकर यहाँ आई थी? हाँ, आई थी, मगर। उसे एकाएक मौन होता देख कामनी ने पूछा, मगर क्या बाके, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ क्या हुआ। उसने किशोरी को जलाकर मार डालना चाहा, लेकिन उसी समय एकाएक अग्निदत्त अपने कुछ साथियों के साथ वह यहाँ पहुँचा और लड़ भिड़कर वह किशोरी को हमसे छुड़ा कर ले गया। हमारे सब आदमी भी उसी लड़ाई में मारे गए। इतना कहकर बाके फिर बेहोश हो गया। शेर सिंह ने उसे होश में लाने के लिए फिर उपचार किया। थोड़ी देर में ही बाकेलाल पूरी तरह होश में आ गया और बोला, यह बिल्कुल सच है कि अग्निदत्त किशोरी को ले गया, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं कि किशोरी की तरह धनपति भी उसके पंजे में फंस गई या उससे बचकर निकल गई, क्योंकि लड़ाई खत्म होने से पहले ही मैं घायल होकर नीचे गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। मुझे मालूम था कि अग्निदत्त अपने लुटेरे साथियों के साथ यहाँ की एक पहाड़ी पर छिप कर रहता है, इसलिए मैंने धनपति को
धनपति जी को यहाँ पर ठहरने के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। इतना कहने के बाद बांकेलाल अपने हाथ जोड़ता हुआ कामनी से बोला, महारानी जी, पता नहीं आपने हम लोगों को क्यों त्याग दिया, इसका भेद हमें आज तक मालूम नहीं पड़ा। बांकेलाल की आखिरी बात का कामनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उससे उस पहाड़ी का पता पूछा जहाँ अग्निदत्त रहता था। बांकेलाल ने उन्हें पूरा पता बता दिया। कामनी ने तब एक घुड़सवार को बांकेलाल की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया और फिर सबको अपने साथ लेकर अग्निदत्त की तलाश में चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वे उस पहाड़ी पर जा पहुंचे जहाँ अग्निदत्त ने अपना डेरा डाल रखा था। वहाँ सबसे पहले जिस चीज़ पर इन लोगों की नज़र पड़ी वो एक लाश थी, जिसे इन लोगों में से कोई नहीं पहचानता था। उसके बाद आगे भी बहुत सी लाशें इन्हें देखने को मिली। किसी का सिर कटा हुआ था, तो किसी के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए थे, तो कोई कमर से दो टुकड़े था, किसी के पेट को खंजर ने फाड़ डाला था, मगर किसी जिंदा आदमी का वहाँ कोई निशान नहीं था। तब देवी सिंह और शेर सिंह ने अपने बटुए से मोमबत्ती निकाल कर जलाई और एक पहाड़ी गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर भी सिर्फ एक लाश के सिवा और कुछ दिखाई न दिया। उस लाश पर नज़र पड़ते ही देवी सिंह एकाएक उछल पड़े और बोले, अरे, ये तो अग्निदत्त की लाश है। अग्निदत्त के कलेजे में भी एक खंजर अभी तक घुसा हुआ था। पास ही उसके एक लिपटा हुआ कागज़ पड़ा था। देवी सिंह ने वह कागज़ उठा लिया और फिर शेर सिंह की मदद से वह अग्निदत्त की लाश को गुफा से बाहर खींच लाए। सभी अग्निदत्त की लाश को देखकर अचंभे में पड़ गए। तब शेर सिंह ने कहा, ना मालूम इस दुष्ट को इसके कुकर्मों की सज़ा किसने दी है। फिर देवी सिंह ने अग्निदत्त के पास से मिले पत्र को पढ़ा। आखिर किशोरी मेरे हाथ लगी गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने किए का फल भोगेगी। इसकी शैतानी ने मुझे जीते जी ही मार डाला था, मगर मैंने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। अब कहाँ है वो वीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह जो अपनी बहादुरी का दावा करते हैं? कहाँ है उनके वो जासूस जो अपने आप को खुदा समझे बैठे हैं? वे लोग आए और मुझसे और मेरे जासूसों से माफ़ी मांगे। मुझे विश्वास है कि उन लोगों में से कोई ना कोई किशोरी को खोजता हुआ यहाँ ज़रूर आएगा। इसलिए मैं ये पत्र छोड़े जा रहा हूँ। ये लोग अब अपनी जान की चिंता करें, क्योंकि ये सब मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बच सकते। मैं कोई काम चोरी से नहीं करता। अतः जिस किसी को मेरी सूरत देखनी है वो मेरे घर चला आए। इसलिए मैं इसमें अपना पता भी लिख रहा हूँ। यहाँ से 5 कोस पर पूरब में एक नाला है। उसी नाले के किनारे दक्षिण दिशा में 2 कोस चलने पर मेरा घर दिखलाई पड़ जाएगा। बहादुरों का दादा गुरु। पत्र सुनने के बाद इंद्रजीत सिंह की आंखें क्रोध से लाल अंगारे सी दहकने लगीं। अब यहाँ ठहरना व्यर्थ है चाचा जी। हमें उस दुष्ट को खोजना चाहिए। मैं उसे सज़ा दूंगा। सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाना मैं ठीक नहीं समझती। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे विचार से मैं पहले अपने किसी जासूस को भेजकर वहाँ का पता लगा लेना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई करना अच्छा रहेगा। इनका कहना भी ठीक है कुंवर साहब। मेरी भी यही सलाह है कि आप शेर सिंह के साथ विजयगढ़ चले जाएं और मैं उस मकान को जाकर देखता हूँ वहाँ क्या है। इस बीच मुझे भी अपने दो एक दुश्मनों का पता लगाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उस आदमी को मेरे सिवा आप लोग नहीं जानते। लेकिन मेरा विचार कुछ और था। अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ चलते तो आगे की कार्रवाई करने में आसानी हो जाती। कुमार साहब का कहना भी ठीक है। अगर हम सब लोग साथ होंगे तो उससे मुकाबला करने में आसानी रहेगी। और तब सब लोग घोड़ों पर सवार होकर पूरब दिशा की ओर चल पड़े। 5 कोस चलने के बाद उन्हें एक नाला दिखाई दिया। यही है वो नाला। नाले से 2 कोस दक्षिण दिशा में चलने पर उन्हें एक सफ़ेद मकान दिखाई दिया। पूरा सामने मकान। कुंवर साहब, इसका मतलब है कि पता सही लिखा था उसने। तब वो बहादुर लगता है। वे सब लोग उस मकान के करीब पहुंचे और फिर उसके चारों ओर घूमकर देखने लगे। अरे, इसके अंदर जाने के लिए तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि मकान के अंदर क्या है। अगले ही क्षण देवी सिंह कमंद के सहारे उस मकान की छत पर चढ़ गए और अचानक जोर से हंसकर उस मकान से कूद पड़े। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। कामनी ने तारा के कान में कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर तक देवी सिंह के लौटने की प्रतीक्षा की गई। उसके बाद शेर सिंह उसी कमंद के सहारे छत पर चढ़ गए। उन्होंने नीचे झांक कर कुछ देखा और फिर देवी सिंह की तरह हंसकर वह भी उस मकान के अंदर कूद पड़े। अब तो कुंवर इंद्रजीत सिंह के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह मन ही मन सोचने लगे कि आखिर इस मकान में ऐसा क्या है जिसे देखकर वे दोनों खिलखिलाकर हंसे और फिर उसके अंदर कूद पड़े। मैं भी ऊपर चढ़कर देखूं तो उसके अंदर ऐसी क्या अनोखी बात है। यही सोचकर वह कमंद के सहारे जब ऊपर चढ़ने को तैयार हुए कि कामनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरिए कुमार साहब, अभी हमारे कई आदमी मौजूद हैं। पहले उन्हें मकान के अंदर जाने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। तब विवश होकर कुमार को रुकना पड़ा। कामनी ने तब अपने सवारों की ओर देखा और आदेश दिया, तुम लोगों में से एक आदमी ऊपर जाकर देखो कि क्या है उस मकान के अंदर। जो दोनों आदमी अभी तक लौट कर नहीं आए। जो आज्ञा महारानी।
इतना कहकर एक घुड़सवार कमंद के सहारे उस मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन उसकी भी वही दशा हुई। उसके बाद दूसरा गया, वह भी कूद पड़ा। फिर तीसरा गया, वह भी नहीं लौटा। और इस तरह कामनी के सब आदमी उस मकान के अंदर दाखिल हो गए। फिर कुंवर इंद्रजीत सिंह भी जाने के लिए तैयार हुए तो कामनी ने उसे बहुत रोका और मना किया, पर इंद्रजीत ने उसकी बात नहीं मानी। वह भी कमंद के सहारे उस मकान की छत पर चढ़ गया और अन्य लोगों की तरह मकान के अंदर कुछ देखने के बाद वह भी खिलखिलाकर हंसा और मकान के अंदर कूद पड़ा। ये देखकर कामनी ने हंसकर तारा की ओर देखा तो वह अपनी गर्दन हिलाकर जोर से हंसी और बोली, चलिए महारानी जी, अपना काम तो हो गया, अब देर करने से क्या फ़ायदा। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर हंसती हुई एक ओर को चली गईं। अगला दृश्य। उधर रोहतासगढ़ से शेर सिंह और देवी सिंह के चले जाने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता महाराज सुरेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा और भैरव सिंह को चुनार ले जाने के लिए दे दिया और कहा, तुम ये पत्र लेकर अभी चुनारगढ़ चले जाओ। मैं चुनारगढ़ तो चला जाऊंगा, पर दो बातों का मलाल रह जाएगा। वो क्या? वीरेंद्र सिंह ने पूछा। एक तो ये कि मैं आपसे अपने पिता से कोई इनाम प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। भैरव सिंह ने उत्तर दिया। तुम्हारी ये इच्छा हम अभी पूरी किए देते हैं। आप इसे और शय मत दीजिए, वरना ये मेरा बटुआ भी मांग लेगा। तेज सिंह बोले, वो तो मुझे चाहिए ही पिताजी, उसके बिना तो मैं अधूरा हूँ। भैरव सिंह ने कहा। दे दो तेज सिंह, इस समय सस्ते में छूट रहे हो। इतना कहने के बाद वीरेंद्र सिंह ने अपना खास संदूक मंगवाया और उसमें से एक रत्न चढ़ा डिब्बा निकालकर बिना देखे ही भैरव सिंह को दे दिया। तब तेज सिंह को भी अपना बटुआ भैरव सिंह को देना पड़ा। दोनों चीज़ें प्राप्त करने के बाद जब भैरव सिंह वहाँ से जाने के लिए मुड़ा कि अचानक तेज सिंह ने उसे पुकार कर कहा, ठहरो भैरव सिंह, बटुए में से मुझे एक चीज़ निकाल लेने दो, क्योंकि वह सिर्फ मेरे काम की है। फिर मैं इस बटुए को लेकर क्या करूँगा पिताजी? जिसके लोभ में मैंने ये बटुआ लिया है, जब वही आप निकाल लेंगे तो इसमें रह क्या जाएगा? नहीं नहीं, तुम इसे ले जाओ, वीरेंद्र सिंह ने कहा। भैरव सिंह खुशी खुशी वह बटुआ लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसी रात दिग्विजय सिंह अपने कमरे में पलंग पर लेटा हुआ दरवाजे की ओर देखकर सोच रहा था। अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई। तभी एक वृद्ध सन्यासी शेर की खाल ओढ़े हुए कमरे में प्रविष्ट हुआ। गुरुदेव, आज बहुत दिनों बाद मैंने आपके दर्शन पाए हैं। मैंने सोचा कि अब शायद आप ना आए। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई, इसलिए आने में कुछ विलम्ब हुआ राजन। दिग्विजय सिंह उस सन्यासी को अपने सिंहासन पर बैठाकर स्वयं उनके चरणों में नीचे बैठ गए। कहो राजन, वीरेंद्र सिंह के बारे में तुमने क्या सोचा है? अब सोचना क्या है गुरुदेव, मैं उनका आधिपत्य मान चुका हूँ। राजन, लगता है तुम्हारी अभी आंखें नहीं खुली। जो काम तुमने मेरी बिना सलाह से किया उसमें तुमने धोखा खाया और अपना राज्य गंवा बैठे। ये सच है महाराज, लेकिन अब जो आप आज्ञा देंगे मैं उसे हर तरह से पूरी करूँगा। तो सुनो, तुम इसी समय राजा वीरेंद्र सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करके तहखाने में बंद कर दो। लेकिन गुरुदेव, मेरा बेटा तो अभी उनके कब्जे में है। उसकी तुम चिंता ना करो, उसे लाना मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और वह सन्यासी वहाँ से चला गया। दूसरे दिन राजा वीरेंद्र सिंह को लाली के भाग जाने की खबर मिली। गजब हो गया महाराज, लाली हमारी कैसे निकलकर भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसी रात उन्होंने भोजन के समय एक और धोखा खाया। भोजन करने के तुरंत बाद अचानक उन सबके चक्कर से आने लगे। उफ, इस दिग्विजय सिंह ने हमारे साथ धोखा किया है महाराज। लगता है उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी है। हाँ, तभी तो मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। अगले ही क्षण वे सब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब दिग्विजय सिंह ने उन सबको हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अपने तिलिस्मी तहखाने में कैद कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह, उनके पुत्र और साथियों को कैद करने के बाद महाराज दिग्विजय सिंह ने किले से तोप चलवाई, जिसकी आवाज़ सुनकर उनके दोनों सेनापति नाहर सिंह तथा फतेह सिंह एकाएक घबरा उठे। उन्होंने अपने जासूसों को किले का समाचार लाने के लिए भेजा। उन्होंने किले से लौटने के बाद दोनों सेनापतियों को महाराज दिग्विजय सिंह के धोखा दिए जाने की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर दोनों सेनापतियों ने पहले आपस में विचार विमर्श किया और फिर एक पत्र लिखकर उन्होंने दो सवारों को चुनार के लिए रवाना कर दिया। अगला दृश्य। उधर कमला आधी रात के समय रोहतासगढ़ पहाड़ी के पूरब में बने जंगल में घूम रही थी। पता नहीं उससे इस समय किसका इंतज़ार था। तभी कमला के कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। वह एक पेड़ की ओर में छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि सामने से दो औरतें चादर ओढ़े चली आ रही हैं, और जब वे दोनों औरतें उधर से गुजरीं तो वह भी दबे पांव उनका पीछा करने लगी। काफ़ी दूर जाने के बाद उन औरतों ने अपने ऊपर से चादरें उतारी और एक चट्टान पर बैठ गईं। कमला भी छिपती हुई उन दोनों के पीछे एक चट्टान की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने का प्रयास करने लगी। तभी सामने से एक लंबे कद का व्यक्ति उनके सामने आया और डपट कर बोला, कौन हो तुम दोनों? कमला ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जो उस दिन उसके चाचा शेर सिंह से मिलने के लिए तहखाने में आया था।
उस आदमी के टपकते ही वे दोनों औरतें सावधान हो गईं और उनमें से एक औरत ने अपना खंजर निकाल कर कहा, और अगर हम अपना परिचय तुम्हें ना दें तो? यह सुनकर वो व्यक्ति ज़ोर से हंसा और बोला, तू क्या समझती है कि मैं तुझे पहचानता नहीं? तू गौहर है और मैं तेरी 7 पुश्तों को जानता हूँ। क्या कोई अपने आप को भूतनाथ से छिपा सकता है? भूतनाथ का नाम सुनते ही वह औरत घबरा गई। उसका शरीर दहशत के मारे कांपने लगा और खंजर उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने तब सहमति हुए कहा, हाँ, मेरा नाम गौहर है, लेकिन तू यहाँ क्यों घूम रही है? शायद तू इस फिक्र में है कि इस किले के अंदर पहुंचकर कुंवर आनंद सिंह से अपना बदला चुका सके। जी भूतनाथ, तू पहले भी उन्हें फांस चुकी है, पर उनका जासूस देवी सिंह उन्हें छुड़ा कर ले गया। मगर तेरी छोटी बहन कहाँ है? वो तो माधवी के हाथों मारी गई। कब? जब माधवी इंद्रजीत को फांसने के लिए चुनारगढ़ के जंगलों में गई थी, तो मैं भी अपनी छोटी बहन को लेकर उस जंगल में गई थी। यह देखकर दुष्टा माधवी ने मेरी बहन को बेकार में ही मरवा डाला, और जब वह जंगल काटा गया तो राजा वीरेंद्र सिंह के जासूस उस लाश को बड़ी चालाकी से उठाकर चुनारगढ़ ले गए, जहाँ से मेरी ये सहेली उसकी लाश को बड़ी चालाकी से उठा लाई। ठीक है, अब बता, तू इस किले में घुसना चाहती है? हाँ भूतनाथ, अगर आप अप्रसन्न ना हो तो। मैं क्यों अप्रसन्न होने लगा? तुम्हारे जो मन में आए करो, जहाँ जाना चाहे जाओ। मैं अब चलता हूँ, लेकिन एक बार मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। उस व्यक्ति के जाते ही गौहर ने अपनी सहेली से कहा, गुल्लन, न जाने क्यों इसकी सूरत देखते ही मेरी जान निकल गई थी। न जाने कहाँ से आ गया यहाँ, मगर वह फिर एक बार मिलने के लिए कह गया है। खैर, जो होगा देखा जाएगा, अब यहाँ से चलो। इतना कहकर गौहर अपनी सखी के साथ वहाँ से चली गई। कमला भी वहाँ से कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। कब्रिस्तान में पहुंचकर उसने तहखाने का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वह खुला नहीं। उफ, ये तो खुल ही नहीं रहा। लगता है ये दरवाज़ा बंद कर दिया किसी ने। अंत में हार कर जब वह कब्रिस्तान से बाहर निकली तो कुछ दूरी पर उसे एक तेज़ रोशनी दिखाई पड़ी। इस कब्रिस्तान में ये रोशनी कैसी? फिर फाटक के पास पहुंचते ही उसे दूर से बिजली की तरह चमकने वाला गोला हाथ में लिए हुए एक भयानक औरत पास आती हुई दिखाई दी। थोड़ी ही देर में वह भयानक औरत कमला के पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत की सूरत बड़ी डरावनी थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे। उस औरत को देखकर कमला डर गई। तुम डरो मत, और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। भैरव सिंह चुनारगढ़ पहुंचे तो उसके 2 दिन बाद ही 2 सवार राजा वीरेंद्र सिंह उनके साथियों के धोखे से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर लेकर आ पहुंचे। महाराज, गजब हो गया। दिग्विजय सिंह ने धोखे से अपने महाराज वीरेंद्र सिंह और उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर तहखाने में बंद कर दिया है। क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने धोखे से उन सबको गिरफ्तार कर लिया? अगले ही क्षण महाराज सुरेंद्र सिंह ने भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल को अपने पास बुलाया। तुम तीनों तुरंत रोहतासगढ़ जाकर राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को चढ़ाओ। हम दोनों में से कोई एक आदमी कल तक फौज लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। जो आज्ञा महाराज। फिर उसी दिन वे तीनों जासूस अपनी पूरी तैयारी के साथ घोड़ों पर सवार हो रोहतासगढ़ के लिए रवाना हो गए। उन तीनों जासूसों के रोहतासगढ़ पहुंचने के दूसरे दिन ही वीरेंद्र सिंह की 50,000 फौज भी वहां पहुंच गई। फिर दोनों सेनापति भी उन तीनों जासूसों के पास पहुंचे। तब भैरव सिंह ने कहा, यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि सैनिकों को आसानी से रास्ता नहीं मिल सकता, फिर भी अगर हमारे आदमी ऊपर चढ़ गए तो लुढ़कते पुढ़कते किले के पास पहुंच ही जाएंगे। हम तीनों पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अंदर पहुंचने का कोई रास्ता निकालते हैं। वे तीनों जासूस रात का अंधेरा होते ही पहाड़ी पर चढ़ गए। वे तीनों कब्रिस्तान में उस समय पहुंचे जिस समय कमला सहमी हुई सी उस भयानक औरत के सामने खड़ी थी और जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ गोला था। कमला को पहचानते ही भैरव सिंह लपक कर उसके सामने पहुंच गया। भैरव सिंह को देखकर कमला की भी हिम्मत बढ़ गई। वह बोली, तुम ठीक समय पर पहुंचे, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और तुम्हारे सामने ये औरत कौन है? भैरव सिंह ने पूछा। मैं इसे नहीं पहचानती, कमला ने उत्तर दिया। तभी वह भयानक औरत बोल उठी, मेरा परिचय उससे क्यों पूछते हो? मुझसे पूछो। इस समय तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी तुमसे मुलाकात करना चाहती थी। भैरव, तुम मुझे कैसे पहचानती हो? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा, भैरव ने पूछा। यह सुनकर वह भयानक औरत बड़ी जोर से हंसी और बोली, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती? खैर, इन बातों से मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझे तो ये बताओ कि तुम अपने लोगों को छुड़ाने का क्या उपाय कर रहे हो? महाराज दिग्विजय सिंह 2-3 दिन में ही उन सबको मारने का निश्चय कर चुका है। भैरव सिंह अभी तक ये नहीं जान पाया था कि वह औरत उसकी दोस्त है या दुश्मन, इसलिए वह यह निर्णय भी नहीं कर सका था कि उससे भेदों को छुपाए या नहीं। वह अभी इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसे कुछ आदमियों के आने की आहट सुनाई दी। उस औरत ने भी घूमकर देखा तो 4 आदमी उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे। फिर उन लोगों पर नज़र पड़ते ही वह क्रोध से भर उठी और गोला हिलाती हुई वह उसकी ओर झपटी।
गोले की चमक से उन चारों की आंखें एकाएक बंद हो गई। ये मौका देखकर उस औरत ने बड़ी फुर्ती से उस गोले से चारों व्यक्तियों को घायल कर दिया, और वे चारों उस गोले की चमक से इतने चकाचौंध हो गए थे कि वे बेचारे ये भी न देख सके कि उनको मारने वाला कौन है और कहाँ पर है। शायद वह गोला जहर में बुझा हुआ था, क्योंकि वे चारों लोग जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े और फिर उठ नहीं सके। इस विचित्र घटना ने भैरव सिंह के मन में दहशत भर दी। वह सोचने लगा कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा विचित्र गोला है। इससे तो ये बातों ही बातों में सैकड़ों दुश्मनों का नाश कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि यह हम पर ही वार करे। उधर उन चारों को जख्मी करने के बाद वह औरत भैरव सिंह की तरफ पलटी और उसने तेजी से तीनों जासूसों तथा कमला के ऊपर वार कर दिया। उस गोले के शरीर से लगते ही उन चारों के शरीरों में एक अजीब तरह की झंझनाहट दौड़ गई और अगले ही क्षण वे चारों बदहवास से होकर जमीन पर गिर पड़े। अगला दृश्य। जब उन चारों अर्थात भैरव सिंह, रामनारायण, चुन्नीलाल और कमला की आंखें खुली तो उन्होंने अपने को किले के अंदर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की ओट में खड़े हुए पाया। सवेरा हो चुका था। अगला दृश्य। उधर शेर सिंह किरण को फल्गु नदी के किनारे बसे गांव लालगंज के जमींदार के यहाँ छोड़ आया। बेटी, ये जमींदार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम यहाँ पूरी हिफाजत से रहोगी। तुम चिंता ना करो शेर सिंह। किरण मेरी बेटी की तरह घर में रहेगी। लेकिन जमींदार का बेटा बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। पिताजी, आप मेरा इस लड़की से विवाह क्यों नहीं करा देते? अरे दुष्ट, ये मेरे दोस्त की अमानत है। खबरदार, जो तूने इस पर बुरी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। किंतु किरण को जल्दी उसकी बुरी नीयत का पता चल गया, इसलिए वो एक दिन आधी रात को वहाँ से भाग खड़ी हुई। मुझे कमला के चाचा शेर सिंह के ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। शायद वहाँ कमला या उसके चाचा से मुलाकात हो जाए। वह भागते भागते एक खंडहर में जा पहुँची। तभी चार आदमी एक लाश को उठाए उस खंडहर में पहुँचे। उफ, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। तो चलिए दोस्तों, चंद्रकांता संतति के भाग 3 को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके भाग 4 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।